भी बताऊंगी sir, and I am also a member of parliament, Please. and I have been given this right, sir, to raise a specific- point of order. Yes, yes. It is unfair that I have been screaming non-stop, and the members of opposition have been asking you Please, to yield. please. Isn't it your responsibility, Please, sir, please. with all due respect, Please, I know. to ensure, I know the rules. to Please, ensure that please even take the your seat. opposition voices can be Please heard? take your Yes, seat. I will sit down, Please sir. allow. This is not point of order. This is not point of order. पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करने के लिए भी हम सरकार से इतना पूछना पड़ता है, तो ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिक सिस्टम है। मैं आपसे विनती करता हूं, प्रियंका चतुर्वेदी पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज की, अब आपने आदेश दिया कि सब लोग बैठे, हम बैठ गए, फिर इंस्पाइट ऑफ दैट इफ दे आर नॉट ऑनरिंग, सब बैठे भी नहीं तो सिर्फ अपना भाषण चलाते ही रहे। कौन सुनने वाला है आपका भाषण? हम तो नहीं सुन रहे। माननीय प्लीज 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 आप प्लीज प्लीज माननीय प्लीज देखिए प्लीज सर, देखिए माननीय सर, साहब, आप मैंने आग्रह किया सभी लोग अपनी सीट पर जाएं। जब तक नहीं गए थे आपने कहा मैं मौका दे रहा हूं। प्लीज प्लीज माननीय लोगों को बोलने दो। पॉइंट ऑफ रेजर किए हैं, आप बैठे। पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो भी है, जब बाहर लोग थे अपनी यू सीट पर अलाउ नहीं थे, देम, मैंने कहा अलाउ he has to yield. हाँ, he has to yield. नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना चाहती है प्रियंका जी, आप सहमत हैं? पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्रियंका जी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर आप तय करिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। हाँ प्रियंका जी Chairman, sir, right now. प्लीज। सर व्हाई शुड ही किस नियम के तहत कौन सा? सर मैं बिल्कुल आपको नियम भी बताऊंगी सर, एंड आई एम आल्सो अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड आई हैव बीन गिवन दिस राइट सर, to raise a specific- point of order. Yes, yes. It is unfair that I have been screaming non-stop, and the members of opposition have been asking you to Please, yield. please, Sir, put your point of order. point number 259. Sir, point 259. number 259. Yes. Chairman to preserve order and enforce decisions. The chairman shall preserve order and shall have all powers necessary for the purpose of enforcing his decisions. Sir, we have been protesting non-stop. We cannot hear what he is speaking. He is being allowed to speak while we are not being allowed to even raise a point of order. Isn't it your responsibility, Please, sir, please. with all due respect, Please, I know. to ensure, I know the rules. to Please, ensure that please even take the your seat. opposition voices आप can be please heard? take your Yes, seat. I will sit down, Please sir. allow. This is not point of order. This is not point of order. Please. आप बोले, आप बोले। सभापति महोदय, मेरा विचार ये था, हमारे विपक्षी दल यदि हाउस ऑर्डर में होता तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर ज्यादा उपयुक्त नजर आता, परंतु मैं अब अपना विषय आगे रखने का प्रयास करता हूं कि स्टेट बैंक LIC ने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में दर्ज किया है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 29,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला है और 80,000 करोड़ रुपए का उनका ऑर्डर पाइपलाइन में है, जो HAL को आज तक नहीं मिला था। यह दर्शाता है कि SBI, LIC और HAL ने इस सरकार के कालखंड में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल किया है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार का दुष्प्रचार था और किस प्रकार का यथार्थ आज आंकड़ों के आधार पर देखने को मिलता है। मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं सभापति महोदय कि राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में कहा कि भारत का विश्व की विकास दर में योगदान 15% होने जा रहा है। यानी इस प्रकार से भारत अब दुनिया के विकास में एक अग्रणी भूमिका निभाने जा रहा है। तो इसी संदर्भ में मैं उन्हीं की बात को पुष्ट करते हुए यह बताना चाहता हूं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की चीफ क्रिस्टीना जॉर्जिएवा ने यह स्टेटमेंट दिया है कि भारत 15% ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करके दुनिया में ग्रोथ का इंजन बनने की भूमिका निभाने जा रहा है। एक दौर था जब हम IMF जैसे संगठनों से चैरिटी एक्सपेक्ट करते थे, हम उनके सामने याचक बन के खड़े होते थे, और आज IMF की चीफ ये कह रही है कि भारत विश्व अर्थव्यवस्था के विकास में याचक नहीं, उसका संचालक बन के खड़ा हुआ है। यह बात राष्ट्रपति महोदय के उस बात से बहुत स्पष्ट होती है। और इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने अपने समय में जिस प्रकार की सूचना क्रांति और डिजिटल रिवॉल्यूशन लाया है, जिसने कि देश के अंदर ट्रांसपेरेंसी और त्वरित एंड माइंड डिलीवरी को इंश्योर किया है। आगे मैं आपका ध्यान सभापति महोदय आकृष्ट करना चाहूंगा कि राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण के बिंदु क्रमांक 28 पर नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना के संदर्भ में यह कहा
कि यह भारत की सांस्कृतिक चेतना की पुनर्स्थापना का प्रतीक था। नालंदा सिर्फ भारत में ज्ञान का प्रतीक नहीं था, उस ज्ञान के प्रतीक को जिस ढंग से ध्वस्त किया गया, उस ज्ञान के प्रतीक को जिस ढंग से नष्ट किया गया, यह भारत की सांस्कृतिक चेतना की वो जीवनी शक्ति का प्रतीक था कि हमारी सरकार ने उसको जिस ढंग से स्थापित किया है, वो कितना गहरा घाव था भारत के ऊपर। इसको मैं कोट करना चाहता हूं बाबा साहब अंबेडकर के शब्दों में। बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब, जो उनकी राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, पब्लिश्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, देन रीपब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2014, इन्हीं की सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा उनमें डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म में उन्होंने लिखा है, मैं कोट कर रहा हूं उनके उस आर्टिकल से, हाउ द बुद्धिस्ट perished by the sword of Muslim invaders has been recorded by the Muslim historians themselves. Summarizing the evidence relating to the slaughter of Buddhist monks by the Muslim generals in the course of their invasion in Bihar in 1197 AD. और आगे उन्होंने विंसेंट स्मिथ को कोट किया है कि नालंदा विश्वविद्यालय के एक एक भिक्षु को पकड़कर किस प्रकार से मार दिया गया, कुछ लोग अपनी जान बचाकर नेपाल और तिब्बत चले गए। मगर महोदय, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप पुस्तकों को जला सकते हो, आप इमारतों को जला सकते हो, पर भारत की ज्ञान और संस्कृति की परंपरा को नहीं जला सकते हो। और इसलिए हमारी सरकार ने जो नालंदा का पुनर्स्थापना करने का प्रयास किया है, वो भारत की ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित करने का। मगर सभापति महोदय, जब भारत की सांस्कृतिक चेतना की बात आती है तो निश्चित रूप से हमारे मन में नालंदा, बोधगया और उसी के साथ साथ भव्य श्री राम मंदिर का विषय भी आता है। परंतु इस बार बड़ी मजेदार बात है, बड़ी मजेदार बात है कि अयोध्या की लोकसभा सीट पर हमें वांछित सफलता नहीं मिली और उसको लेकर इनके चेहरों के ऊपर जो चमक दिखाई पड़ती है, ये अपने आप में राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक फूड फॉर थॉट है। क्योंकि इस प्रकार का एक वातावरण इस देश में बनाया गया कि एक वर्ग के लिए ऑल आइज शुड बी ऑन रफा, चाहे किसी को पता हो रफा है क्या, कहां ये ना पता हो, पर दूसरे के लिए ऑल आइज शुड नॉट बी ऑन अयोध्या। परंतु मैं ये भी बताना चाहता हूं सभापति महोदय, ये लोग समझ नहीं पाए। अयोध्या में जब हमें वांछित सफलता नहीं मिली तो हमारे विरोधी बता क्या रहे हैं, देखिए साहब, आप अयोध्या हार गए, बस्ती हार गए, प्रयागराज हार गए, चित्रकूट हार गए, नासिक, रामटेक और रामेश्वरम, यानी भगवान राम से जुड़े सारे स्थलों के बारे में बता रहे हैं कि यहां भारतीय जनता पार्टी को वास्तविक, जैसे कई तो ऐसी सीटें थी, रामेश्वरम कभी नहीं जीते थे। परंतु महोदय, मैं कह रहा हूं, ये समझ नहीं पाए प्रभु की लीला क्या है। जो लोग ये कहते थे कि राम हुए नहीं, इसका सबूत दो, वो उत्तर से दक्षिण तक राम से जुड़े स्थानों का सबूत दे रहे हैं कि अयोध्या भी राम से जुड़ी थी, बस्ती भी जुड़ी थी, प्रयागराज भी था, रामटेक भी था, रामेश्वरम भी था। अरे आपको लगता है कि भगवान हमको हरवाने के लिए आए थे? नहीं, आपको अपना अस्तित्व मनवाने के लिए आए थे। और मैं ये भी बताना चाहता हूं महोदय, रामचरितमानस और रामायण में भी उल्लेख है कि एक बार नागपाश भगवान राम को भी लगा था और नागपाश लगने के कारण एक मूर्छा आ गई थी और तब राम विरोधी दल में बड़ी खुशियां छा गई थी। मगर वो प्रभु की लीला का हिस्सा था, सिर्फ हनुमान जी को अपनी शक्ति याद दिलाने के लिए। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है सभापति महोदय। आज से 30 साल पहले मुझे याद है, उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सबने मिलकर सरकार बनाई थी, सपा बसपा और कांग्रेस आई ने मिलकर, तब एक नारा लगा था कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मगर हम तब भी नहीं डिगे थे और जो हवा में उड़ाने की बात कर रहे थे, 3 साल में हमने केंद्र में सरकार बना के दिखा दी थी और उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनी थी। अरे अब तो इतना अंतर आया है, तब आप हवा में उड़ाने की बात कर रहे हैं, अब आप एक एक स्थान को बता रहे हैं। आप निश्चित रहिए, जिसे एक हम लोग जो प्रसिद्ध भजन सुनते थे उसमें ये कहा गया है, जो हनुमान जी का प्रसिद्ध भजन है कि रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारो। परंतु चिंता मत करिए, वो शक्ति पुनः जागृत हो रही है और वो जागृत होकर हमें पुनः वहां तक पहुंचाने का प्रयास रखेगी। और एक मैं गंभीर बात करना चाहता हूं, श्री राम का विषय हमारे लिए हार जीत का विषय नहीं है।
हम 2 सीटों की पार्टी थे, तब भी उतनी श्रद्धा और निष्ठा के साथ खड़े थे। हम 86 सीट पे भी वैसे ही खड़े थे, 120 पे वैसे ही खड़े थे, 182 पे वैसे ही खड़े थे, 282 पे वैसे ही खड़े थे, 303 पर वैसे ही खड़े और 240 पर भी वैसे ही खड़े हुए हैं।